हेलो स्टूडेंट्स, आज फिजिक्स में जो टॉपिक है वो है कूलाम बल। और कूलाम बल आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो कूलाम बल को आपको ध्यान से समझना है और इसको अपने जो फिजिक्स की आपने अलग से कॉपी बना रखी है उसमें उसके नोट्स भी तैयार करने हैं। तो आज समझते हैं आपका कूलाम बल। देखिए, आपको मैंने जब एक पहली वीडियो में ये बताया था कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है, जबकि जब एबोनाइट की छड़ को जब आप बिल्ली की खाल से रगड़ते हो या फर वाले कपड़े से रगड़ते हो तो एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो जाती है। और फिर आपको बताया कि जब दो समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण और असमान आवेशों के बीच में आकर्षण होता है, तो किसी भी दो आवेशित वस्तुओं या चालकों के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण या आकर्षण बल को ही हम क्या बोलते हैं, विद्युत बल बोलते हैं। और विद्युत बल के बारे में सबसे पहले 1785 में कूलाम नामक वैज्ञानिक ने एक नियम दिया जिसे हम कूलाम बल का नियम कहते हैं। कूलाम बल के नियम को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे बिंदु आवेश की। तो बिंदु आवेश क्या होता है? बिंदु आवेश हम उसे कहेंगे कि जब किसी वस्तु की जो विमाएं हैं वह दो वस्तुओं के मध्य की दूरी की तुलना में नगण्य होती है तो हम उस क्या बोलते हैं, उसे हम बिंदु आवेश बोलते हैं। कोई भी वस्तु है वह आवेशित है। और ऐसी दो वस्तुओं के बारे में बात करते हैं जिनकी बीच की दूरी, उनकी विमाओं का मतलब उनकी लंबाई चौड़ाई जो भी उनकी विमाएं हैं उसकी तुलना में कैसी होती है, बहुत बहुत ज़्यादा होती है, तो हम उस वस्तु को क्या मान लेते हैं, बिंदु आवेश। तो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला जो विद्युत बल होता है जिसे आप कूलाम बल भी कहते हैं, उस बल को समझने के लिए 1785 में कूलाम नामक वैज्ञानिक ने एक नियम दिया। इस नियम के अनुसार दो स्थिर आवेशों के बीच कार्यरत बल दो स्थिर आवेशों के बीच कार्यरत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के गुणनफल के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलाम का नियम क्या कहता है? दो स्थिर आवेशों के बीच कार्यरत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहते हैं। इसे कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का
नियम भी कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात कि ये जो कूलाम बल है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्यरत होता है। कूलाम बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्यरत होता है। देखिए ये तो हो गई बात थ्योरी की। अब इसको हम डेरिवेटिव फॉर्म में समझते हैं, इसका डेरिवेशन करते हैं किस तरह से ये बल कार्य करता है और इसका गणितीय रूप क्या है। तो हम क्या करते हैं कि दो आवेश लेते हैं और दोनों आवेश कैसे लेंगे, शर्त क्या होगी, दोनों आवेश होने चाहिए बिंदु आवेश। कूलाम बल के लिए क्या जरूरी है कि आवेश सदैव कैसा होना चाहिए, बिंदु आवेश होना चाहिए। तो मान लीजिए ये आपके पास दो आवेश हैं, एक आवेश को नाम दे दिया मैंने Q1 और दूसरे आवेश को नाम दे दिया मैंने Q2। इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है ये रेखा, इसको हम बोल देते हैं, इनकी बीच की दूरी कितनी ले ली आपने, R में। तो कूलाम बल का दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि ये जो बल है दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है, और दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, दोनों आवेशों को मिलाने वाली, या फिर हम कह सकते हैं दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कूलाम बल के या कूलाम के नियमानुसार इनके मध्य, आवेशों के मध्य कार्यरत बल, आवेशों के मध्य कार्यरत वैद्युत बल क्या होगा, F समानुपाती दोनों आवेशों के परिमाण Q1 और यहां पर कितना है Q2, इन दोनों का क्या कर देंगे हम, गुणा कर देंगे Q1 इंटू Q2। याद रखिए केवल और केवल आपको यहाँ पर परिमाण लेना है, Q1 और Q2, चाहे वो ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो, आपको केवल उसका परिमाण मतलब धनात्मक मान ही उसका लेना। और दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि बल जो है वह दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ये समीकरण नंबर फर्स्ट ले लेते हैं, इसको समीकरण नंबर सेकंड। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2, तो जब दोनों को आप कंबाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब कभी भी प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, एक नियतांक लगाते हैं। तो यहां पर जो नियतांक लगाने जा रहा हूं मैं, F प्रोपोर्शनलिटी साइन के स्थान पर हम लगा देते हैं बराबर, और क्या लिखेंगे, एक नियतांक लिखेंगे। यहां पर नियतांक लिखा हूं मैं K Q1 Q2 अपॉन R। ये इसको डाल देते हैं हम समीकरण नंबर 3। अब ये जो K है, जहां K एक समानुपाती नियतांक, एक समानुपाती नियतांक या स्थिरांक भी कह सकते हैं हम। K का जो मान है, इसका मान दो बातों पर डिपेंड करता है। फर्स्ट बात है आपकी कि K का मान माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है।
कि माध्यम की प्रकृति कैसी है। माध्यम हवाया निर्वात है, कुचालक माध्यम है, चालक माध्यम है, वो माध्यम कैसा है उसकी प्रकृति पर निर्भर करेगा। और दूसरा है कि मापन की पद्धति कौन सी ले रहे हो, एसआई पद्धति ले रहे हो, सीजीएस पद्धति ले रहे हो, कौन सी पद्धति आप काम में ले रहे हो, उन दोनों बातों पर के का मान निर्भर करेगा। तो इसका मान माध्यम की प्रकृति तथा मापन की पद्धति पर निर्भर करता है। अब K का जो मान है और उसकी उपस्थिति के कारण दो आवेशों के बीच में लगने वाला जो कूलाम बल है, जिसे हम वैद्युत बल भी कहते हैं, वो किस प्रकार निर्भर करता है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले मैं पहली पद्धति ले रहा हूं एसआई पद्धति, तो इसको आप नोट कर लेना। तो मैं समीकरण नंबर 3 जो है इसको मैं साइड में लिख रहा हूं, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि इसको हम आगे कंसीडर करेंगे इसलिए मैं यहां पर इसको अलग से लिख रहा हूं। तो बेटा पहली पद्धति हम ले रहे हैं एसआई पद्धति में K का मान क्या होगा, एसआई पद्धति, एसआई पद्धति में K का मान जो होता है K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इनटू मीटर। एक मिनट, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये इसका क्या हो गया मात्रा। अब यहां पर जो टर्म आ रही है जहां एप्सिलॉन नॉट, क्या बोलते हैं इसे हम, एप्सिलॉन 0 भी कहते हैं और इसे मैं नॉट बोलता हूं, एप्सिलॉन 0 भी कह सकते हो आप, मैं बोलता हूं इसे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। जहां एप्सिलॉन नॉट इसे हम बोलते हैं निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता। अब इस एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, 8.85 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। के का मान किसमें हो गया बेटा, एसआई पद्धति में हो गया। अब ये जो मान है वह मान दो, अगर आवेश किसमें उपस्थित है, निर्वात में, ये जो मान निकाला है आपने एप्सिलॉन नॉट का, वो किसमें है आपका, निर्वात में। तो निर्वात में उपस्थित आवेशों के मध्य बल F बराबर, K की जगह हम क्या रिप्लेस करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R। तो ये आपका जो बल आया है वो किसमें आया है, निर्वात, निर्वात या वायु। इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर 4। अब ये जो टर्म है एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक और विमा क्या होगी, तो मात्रक तो मैंने ऊपर डिफाइन कर रखा है,
एप्सिलॉन नॉट का मात्रक तथा विमा। तो एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होता है, मात्रक होता है कूलाम प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, और इसका एक और मात्रक होता है या फैरड प्रति मीटर। अब ये फैरड प्रति मीटर कैसे आया, जब हम इसको 4th चैप्टर पढ़ेंगे तब ये फैरड प्रति मीटर आपको वहां पर मिलेगा। फैरड को डिनोट करते हैं हम एफ से, और मीटर को डिनोट करते हैं हम एफ। तो फैरड प्रति मीटर भी होता है, और एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर भी होता है। अब इसका बीमीय सूत्र लिखेंगे, तो बीमीय सूत्र कैसे बनाएंगे हम? बीमीय सूत्र बनाने के लिए कूलाम मात्रक होता है आवेश का, तो आवेश स्क्वायर बटे न्यूटन मात्रक होता है बल का, तो बल इंटू मीटर मात्रक होता है दूरी का, तो दूरी का स्क्वायर। आवेश का बीमा मैंने बताई थी, ये होता है 80, तो 80 का क्या हो गया स्क्वायर। बल का आप बीमीय सूत्र जानते हो, m1 L1 T - 2, और दूरी का क्या होता है? दूरी का होता है L, तो L का क्या हो गया स्क्वायर। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो m - 1 L - 3 T4 A2, ये इसकी क्या आ जाएगी विमीय सूत्र। ये तो बात हो गई ऐसा ही पद्धति में जब आवेश कहां पर उपस्थित होते हैं, किसी वायु या निर्वात में उपस्थित होते हैं। लेकिन अगर आवेश आपके किसी माध्यम में उपस्थित हो तो उसके लिए K का मान कैसे निकालेंगे, तो इसको आप नोट कर लेना। तो दूसरा जो पॉइंट आ रहा है, किसी माध्यम वायु या निर्वात को छोड़ करके और भी कोई भी माध्यम है, तो उस माध्यम में K का मान क्या होगा? K बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये जो एप्सिलॉन में लिखा है, जहां एप्सिलॉन माध्यम की वैद्युतशीलता या माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता, अब ये एप्सिलॉन का मान डिपेंड करता है कि वो कुचालक माध्यम है या कोई सुचालक माध्यम। अगर माध्यम आपका निर्वात रहता है तो इसका मान हो जाता है 1, लेकिन अगर आपका कोई भी कुचालक माध्यम विद्युत रोधी माध्यम है तो इसका मान सदैव 1 से ज्यादा। तो आपका किसी माध्यम में जो बल निकलेगा वो क्या होगा? माध्यम की उपस्थिति में बल। हमको क्या रखना है? K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन ये रिप्लेस करना है समीकरण नंबर 3 में। तो समीकरण 3 से तो आप लिखेंगे F कौन सा निकाल रहे हैं? माध्यम में, तो F मीडियम बराबर K की जगह हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन, और बाकी जो टर्म है उसको जैसा है वैसा लिख देंगे Q1 Q2/R। तो ये आपका क्या आ गया? किसी माध्यम में आ गया, और निर्वात के लिए आपका आ गया F निर्वात बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R। तो ये बात हो गई मेरी ऐसा ही पद्धति। लेकिन अगर पद्धति को मैं बदल देता हूं
एसआई पद्धति की जगह मैं सीजीएस रख देता हूं तो दूसरी टर्म आती है आपकी सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति में के का मान होता है 1। के का मान कितना होता है? 1 होता है। मात्रक क्या होगा? मात्रक होगा डाइन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन स्टेट कूलाम स्क्वायर। देखिए आपने अभी एसआई पद्धति में के का मात्रक लिखा था, के का मात्रक आपने लिखा था 1/4πε0 और यहां पर आपने लिखा था न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो न्यूटन, मीटर और कूलाम ये किस पद्धति में है? एसआई पद्धति में मात्रक है। तो हमें सीजीएस पद्धति में मात्रक रिप्लेस करने पड़ेंगे। तो न्यूटन की जगह हमने लिखा डाइन, मीटर की जगह लिखा हमने सेंटीमीटर और कूलाम की जगह लिखा स्टेट कूलाम, क्योंकि ये तीनों ही मात्रक क्या है? एसआई पद्धति, सीजीएस पद्धति में। तो के बराबर 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन स्टेट कूलाम स्क्वायर क्या हो गया? सीजीएस पद्धति में के का मान हो गया। तो बल कितना होगा? अपने को क्या करना है? समीकरण नंबर 3 में तो समीकरण 3 से के का मान रिप्लेस कर दीजिए। तो F बराबर के की जगह 1 लिखना है तो आपके पास क्या आ जाएगा? Q1 Q2 अपॉन R। करेक्ट। तो ये सीजीएस पद्धति में हो गया और ये आपका F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। ये दोनों आपके एसआई पद्धति में। ठीक है। तो ये बात हो गई इस नियतांक की, समानुपाती नियतांक की। अब आगे बात करते हैं परावैद्युतांक क्या होता है। जो हमने अभी वैद्युतशीलता लिखी है, इसका दूसरा नाम क्या होता है? परावैद्युतांक। तो परावैद्युतांक के बारे में समझते हैं। तो अगला जो टॉपिक इसी में सब पार्ट है इसका, परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं इसे इंग्लिश में, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखो बेटा समझिए, सिंपल सा टॉपिक है। कई सारे प्रयोगों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि निर्वात और वायु में दो आवेशों के बीच में लगने वाला कूलाम बल या स्थिर वैद्युत बल है, वह दूसरे विद्युत रोधी माध्यम या सुचालक माध्यमों की तुलना में बहुत बहुत ज्यादा होता है। विद्युत रोधी माध्यम में जो बल लगता है स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में, वह निर्वात की तुलना में कम होता है और सुचालक माध्यम में दो स्थिर आवेशों के बीच में लगने वाला बल 0 हो जाता है। तो परावैद्युतांक क्या होता है कि किसी माध्यम में दो आवेशों के बीच में कार्यरत बल निर्वात की तुलना में जितने गुना कम होता है, उस राशि को हम परावैद्युतांक या आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहते हैं। आपेक्षिक वैद्युतशीलता क्या होता है? किसी माध्यम में बिंदु आवेशों के मध्य कार्यरत बल, बिंदु आवेशों के मध्य कार्यरत बल निर्वात की तुलना में जितने गुना कम प्राप्त होता है, उस राशि को परावैद्युतांक या
आपेक्षिक वैद्युतशीलता या विशिष्ट विद्युतशीलता कहते हैं। इसे डिनोट करते हैं एप्सिलॉन आर। आर का मतलब होता है रिलेटिव आपेक्षिक, तो एप्सिलॉन आर से व्यक्त करते हैं। अब इसका मान निकालना है अपने एप्सिलॉन आर का मान। तो निर्वात में दो स्थिर आवेशों के बीच में कार्यरत बल निकाला था अभी आपने। निर्वात में उपस्थित दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य बल F निर्वात। तो निर्वात कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। समीकरण नंबर 1। और किसी माध्यम में, किसी अन्य माध्यम में दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य बल F मीडियम या F माध्यम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R। समीकरण नंबर हो गया आपका 2। क्या करते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग लगाते हैं। तो समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर, तो जब आप भाग दोगे तो Q1 Q2 अपॉन R² कैंसिल हो जाएगा, 1/4 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपके पास, F निर्वात बटे F माध्यम बराबर आपके पास आएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक अनुपात आ गया दो वैद्युतशीलताओं के बीच में। और आपने परिभाषा में क्या लिखा है कि किसी माध्यम में बिंदु आवेशों के मध्य कार्यरत बल निर्वात की तुलना में जितने गुना कम प्राप्त होता है उस राशि को क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक या आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहते हैं। तो ये जो अनुपात मिल रहा है इसे ही हम क्या बोल रहे हैं, विशिष्ट वैद्युतशीलता या आपेक्षिक वैद्युतशीलता, और डिनोट करेंगे इसे हम एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन आर बराबर आपके पास आ गया एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक दूसरी परिभाषा भी बन सकती है, एप्सिलॉन आर या आपेक्षिक वैद्युतशीलता क्या होती है, किसी माध्यम की वैद्युतशीलता या निरपेक्ष वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट वैद्युतशीलता या अपेक्षित वैद्युतशीलता कहते हैं। तो दूसरी परिभाषा क्या बनेगी अपनी, अतः आपेक्षिक वैद्युतशीलता की पर कैसे लिखोगे आप इसे, अतः किसी माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को उस माध्यम की आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहते हैं। अब इसका जो मान है एप्सिलॉन आर का
वो सब जगह अलग अलग होता है। एप्सिलॉन आर का मान इसलिए आपकी बुक में एक टेबल दे रखी है, मैं पूरी टेबल बना रहा हूं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको 3 चीजें बता देता हूं कि अगर वायु या निर्वात है तो एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है। सिंपली आपको मैं, अगर निर्वात या वायु है, निर्वात के लिए एग्जैक्ट 1 होता है, लेकिन वायु के लिए इसका मान 1 से थोड़ा सा ज्यादा होता है, लगभग हम इसको 1 बोल देते हैं। वायु के लिए इसका मान 1.000059 होता है, जिसे अप्रोक्स हम कितना मानते हैं, 1 मान। तो यहां पर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं निर्वात या वायु, तो एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है बेटा, 1। अगर मैं बात करता हूं किसी विद्युत रोधी माध्यम, विद्युत रोधी माध्यम बहुत सारे, कांच है, अब्रक है, पानी है, एम्बर है, एबोनाइट है, तो ये जो भी विद्युत रोधी माध्यम होते हैं उसके लिए एप्सिलॉन आर का मान 1 से तो बड़ा होता है, लेकिन इन्फिनिटी से क्या होता है, अनंत से कम होता है। लेकिन जो सुचालक माध्यम है, कोई भी सुचालक वस्तु, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, तो सुचालक माध्यम के लिए एप्सिलॉन का मान कितना हो, एप्सिलॉन आर का मान अनंत। ठीक है, तो ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। बाकी के टेबल में अलग अलग दे रखी है, जैसे पानी के लिए 80 होता है, एम्बर के लिए 2.5 होता है, एबोनाइट के लिए 2 होता है, तो कांच के लिए 5 से 10 होता है। ये अपनी टेबल में आपकी किताब में दे रखी है, जो आपको याद नहीं रखनी है, ये केवल और केवल काम आती है, न्यूमेरिकल में काम में आती है। लेकिन ये जो टर्म है आपकी सुचालक माध्यम, सुचालक माध्यम में आपको ये एग्जाम में पूछ सकता है कि किसी भी सुचालक माध्यम के लिए विशिष्ट वैद्युतशीलता या पराविद्युतांक कितना हो, तो ये आपका पराविद्युतांक हो गया। तो इसके बाद आपका कूलाम बल एक सदिश राशि है, बल एक सदिश राशि तो होती है, तो इसलिए कूलाम बल को हम सदिश रूप में किस तरह से निरूपित कर सकते हैं, उसे हम आने वाले अगले वीडियो में देखें। थैंक यू वेरी मच। और अपने ये जो मैं नोट आपको बनवा रहा हूँ, जो आपको लेक्चर समझा रहा हूँ, उसे आप एक अलग फिजिक्स में कॉपी में एक अपने सेल्फ नोट्स के रूप में इसको लिख लीजिए, और जो आगे आपको मैं मेन नोट्स स्कूल से जो प्रोवाइड होंगे उनकी जगह आपको समझने में काम में। थैंक यू।